नेहरू सोचे कि इतनी छोटी सी बच्ची ये कहाँ से डिसीजन लेगी, बोलेगी तुम्हारी मदर क्या बोलेगी अगर तुम चली गई, कहीं मुझे स्टिक लेके तो मारने के लिए डंडा लेके न मारने के लिए आ जाए। तो ये एक तरह का फीलिंग था कि नेहरू के अंदर भी कि जितना हम लोग कभी कभी सोचते हैं, नेहरू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर थे, कई मामलों में सबसे ज़्यादा लिबरल थे अपने ज़माने के, पर कुछ मामलों में शायद वो कंजर्वेटिव भी थे। सॉवरेंटी अगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक्सरसाइज करना है, अगर राष्ट्र को सिर्फ आज़ाद होने से ही तो नहीं काम चलेगा ना, उसको दिखाना भी है कि भाई हम आज़ाद हैं, और जो ओपिनियन है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में उसको आपको कहना भी है। तो इस दौरान ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस की एक सोच, एक आइडिया का जन्म हुआ। नमस्कार, वायर संवाद के अंक में आपका स्वागत है। इस बार हम एक किताब पर बात करेंगे जो आज़ादी के बाद के शुरू के 10 वर्षों में भारतीय विदेश सेवा किस तरह से परिवर्तित हो रही थी उसको केंद्र में रखती है। ये किताब है कल्लोल भट्टाचार्य जी की, हमारे साथ हैं, हम उन पर अभी आएंगे। आप देखेंगे जब भारत आज़ाद हो रहा है तो भारत के सामने कई तरह की प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं। हमारे पास ब्यूरोक्रेसी का एक ठोस स्टील फ्रेम है, हमारे पास आईसीएस सर्विसेज हैं जहां से हम अपने कलेक्टर्स और पुलिस सुपरिटेंडेंट को लेते हैं, लेकिन हमारे पास राजदूत नहीं हैं, हमारे पास फॉरेन ऑफिसर्स नहीं हैं। और यह वह देश है जिसके नेता पूरे आज़ादी की लड़ाई के दौरान आप देखें कि तमाम देशों से लगातार संवादरत रहे हैं। टैगोर से लेकर नेहरू, बोस, गांधी, इन सभी नेताओं के तमाम विश्व नेताओं से संबंध थे, बड़े गहरे संबंध थे। तो ऐसे देश के सामने चुनौती थी कि किस तरह से वह बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंध बनाए। और आपको अचंभा होगा कि अप्रैल 1947 में भारत को 152 ऑफिसर्स की ज़रूरत थी जो कि बाहर जाएंगे और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं वहाँ काम करेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 36 जुड़ पाए थे। तो आज हम कल्लोल से चर्चा करेंगे। कल्लोल जो 10 साल का वक्फा है 1947 से लेकर 1957-58 तक, उस 10 साल में हमारी विदेश नीति ने क्या स्वरूप लिया तो हम सब जानते हैं। हमारी विदेश सेवा किस तरह बनी, भारतीय फॉरेन सर्विसेज किस तरह से जन्म ले रही थी उन दिनों। शुक्रिया आशुतोष जी, आपने इनवाइट किया और नेहरूज़ फर्स्ट रिक्रूट्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और द वायर का। जब हम भारतीय विदेश नीति की बात करते हैं तो उसकी एक ट्रेडिशन है। वो विदेश नीति हम जब एक कॉम्पोजिट एंटिटी थे एज ए कॉलोनी या फिर एज एन जैसे सेमी इंडिपेंडेंट एक जो दर्जा था हमारे 1940s में मान लीजिए, उस दौरान भी हमारे विदेश नीति के कुछ रूट्स, कुछ एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलता है। बड़े कई डेकेड्स तक पीछे अगर जाए तो भी हमको विदेश नीति के कुछ ट्रेडिशंस दिखाई देते हैं। पर विदेश जैसे कि फॉरेन सर्विस के कोई ऑफिसर्स हमारे पास नहीं थे, डेडिकेटेड सर्विस जो थे, जो ज़रूरत उस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो ऐसा ही एक सर्विस तब ज़रूरत होती है जब आपके पास सॉवरेंटी होती है। और भारत 1947 में ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना। अब सॉवरेन इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपको वो सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करना पड़ता है। और सॉवरेंटी को एक्सरसाइज कर अब तभी सकते हैं जब आपके पास ब्यूरोक्रेटिक जो रिसोर्सेज है, साधन है, वो हो। अब भारत के पास उस वक़्त की सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जैसे आपने कहा प्रशासनिक चुनौतियाँ थी उस वक़्त, वो ऐसा था कि पहले तो देश का बंटवारा हो गया, तो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स थे उनके भी एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया, और कई तो सिविल सर्वेंट्स मारे गए कम्युनल राइट्स में, उनके फैमिलीज़ ख़त्म हो गए कम्युनल राइट्स में, वायलेंस में, और ऐसे कई ट्रेजेडीज़ के ज़रिए उनको ब्यूरोक्रेसी को गुजरना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फैमिन चल रहे थे पूरे देश में। तो इस तरह के जब आप एनार्किकल कंडीशन को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टील फ्रेम या फिर इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस जो उस वक्त हमारे पास था, उसके ऊपर किस किस्म का दबाव, किस किस्म का प्रेशर बना हुआ था। अब उस माहौल में जहाँ पर आपके एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी ही काम नहीं कर पा रही है, उस माहौल में देश आज़ाद हुआ। अब आज़ादी के बाद इस
ब्यूरोक्रेसी जिसमें बाय द वे बहुत ज़्यादा कम्युनल पोलराइजेशन भी हो चुका था। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक तरह की भावना फैल गया था कि हिंदू मुस्लिम इस तरह की भावना थी, और ऊंच नीच ये सब कई सारे फैक्टर्स थे। अब आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स उस ज़माने में कई हद तक रॉयल फैमिलीज से आते थे, और उन इसको डेमोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसा जो क्योटिक कंडीशन है, उस कंडीशन में एक डिसीजन लिया गया कि जी हमको सॉवरेनिटी अगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक्सरसाइज करना है, अगर राष्ट्र को सिर्फ आज़ाद होने से ही तो नहीं काम चलेगा ना, उसको दिखाना भी है कि भाई हम आज़ाद हैं, और जो ओपिनियन है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में उसको आपको कहना भी है। तो इस दौरान ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस की एक सोच, एक आइडिया का जन्म हुआ। तो ये 1946 के सितंबर अक्टूबर में ये एक आइडिया बना। उसके बाद रूल्स बने। ट्रेवलियन थे उस वक़्त नेहरू जी के साथ, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, उन्होंने रूल्स बनाए, और उसके बाद सर्विस 1947 में बिल्कुल ही कह सकते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे शुरुआत हुआ, जो बहुत ही छोटा सा फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर उस वक़्त एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ डिवीज़न कहते थे, उस डिवीज़न से शुरुआत हुआ। और उसके बाद कुछ लोगों को जो ICS और IPS में थे ऑलरेडी, उनको कहा गया कि आप आइए अगर आपको फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना हो। तो पहला जो ब्लॉक था वो ICS और IPS यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इनमें से आए। उसके बाद इंडियन मिलिट्री सर्विस में से, मिलिट्री बैकग्राउंड से बहुत लोगों को लिया गया। और आपको जैसे हमने कहा कि राजकुमार 2-3 ऐसे प्रमुख नाम बताइए जो ICS IPS मिलिट्री सर्विस से आए। ICS में से आए हमारे पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, KPS मेनन सीनियर कहते हैं, KPS मेनन सीनियर, वो खुद ICS से आए। हमारे उस वक़्त के सबसे लंबे अरसे तक जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे, सुबिमल दत्त, वो भी इंडियन सिविल सर्विस से आए थे। वैसे रतन नेहरू जो बाद में सेक्रेटरी जनरल भी बने, वो ICS थे। और जो हमारा उस वक़्त के जो फाउंडिंग फादर कह लीजिए अगर IFS का, गिरजा शंकर वाजपेयी, वो भी ICS, जी वो भी ICS में थे। पर भले ही गिरजा शंकर वाजपेयी का नाम जो उस वक़्त के डायरेक्टरी है 1959 में जो पब्लिश किया गया, उसमें फीचर नहीं करता, क्योंकि गिरजा शंकर वाजपेयी जी का तब तक निधन हो चुका था। कई सारे पत्रकार भी आ रहे हैं जी, बहुत उसी दौरान। जी बहुत सारे पत्रकार हैं, जैसे कि उमा शंकर वाजपेयी, गिरजा शंकर वाजपेयी के बेटे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे उस वक़्त, और उसके पहले रॉयटर्स में भी काम कर चुके थे। तो वो जब 1948 में वो ज्वाइन किए। तो क्या नेहरू इनको किस तरह से हायरिंग होती थी? कमीशन। आपने किताब में लिखा है नेहरूज, ये किताब का शीर्षक है नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स। तो इन लोगों को नेहरू किस तरह लेकर आते थे जो कि IFS नहीं थे, IFS सेवा से नहीं आ रहे थे? बिल्कुल नेहरू खुद इंटरव्यू करते थे, पर उनका इंटरव्यू बिल्कुल लास्ट में होता था। पहले कमेटी जो थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी, वो उनको इंटरव्यू करते थे। और जो ख़ास तौर से जो सीनियर ऑफिसर्स जैसे गिरजा शंकर वाजपेयी, वो भी इनको इंटरव्यू करते थे। और जो कि मिड करियर ऑफिसर्स थे, जैसे ICS IPS और इंडियन पॉलिटिकल सर्विस, जो एक किस्म का ब्यूरोक्रेटिक सर्विस था प्रिंसली स्टेट्स के साथ डील करने के लिए। ये सब सर्विसेज एक किस्म के मिड करियर प्रोफेशनल्स को जब लेकर आए, तो उनको उतना ज़्यादा रिगरस इंटरव्यू और जो टेस्ट्स की ज़रूरत नहीं थी, तो उनको सिर्फ ट्रांजिशन करवाया गया था। तो जाहिर सी बात है उनको उतना एग्ज़ाम या फिर टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो डायरेक्ट रिक्रूट्स को देना पड़ता था, जो 1948 से शुरू होता है। तो अगर देखें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो दौर है वो 1948 से शुरू होता है, बट तब तक जो इंडियन फॉरेन सर्विस का जो शरीर है, एक आकार है, वो बन चुका था। एक साल में बन चुका है, 1-1.5 साल में बन चुका था, क्योंकि जो वेटरन्स थे, जो कि मिड करियर प्रोफेशनल्स थे, बैकग्राउंड अलग अलग बैकग्राउंड, जैसे रेवोल्यूशनरीज को भी लिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो काम करते थे, INA में लड़ाई कर चुके थे, उन लोगों को भी लिया गया। तो एक बॉडी ऑफ ऑफिसर्स जिसको हम कहते हैं, उनको 1-1.5 साल में ही रिक्रूट कर लिया गया था, जिनको फायर फाइटिंग के तौर पे तुरंत डिप्लॉय भी कर दिया गया था उस जमाने में। इन्हीं में से एक पत्रकार थे मिस्टर मणि, जो इंडोनेशिया में थे, PRS मणि। PRS मणि। मैं देख रहा था कि आपकी किताब में कुछ जगह उल्लेख आता है कि वो इंडोनेशिया में लंबे समय तक स्टेशन थे एज ए जर्नलिस्ट, और बहुत करीबी से इंडोनेशिया को बनता बिगड़ता स्वतंत्र होते हुए देख रहे थे। और 1945 में जब इंडोनेशिया का संविधान लिखा जाता है, तो वहाँ पंचशील 1945 में पंचशील का सिद्धांत दिया जाता है। क्या यही सिद्धांत है जो बाद में हमारी विदेश नीति में अवतरित होता है, विदेश नीति में उतर कर आता है? जी देखिए, 1940s और 1930s में जो मॉडर्न एशियन लीडर्स
जो बाद में 20th सेंचुरी में अलग अलग अपने अपने देशों के काम कार्यभार संभालें, उन सब नेताओं का एक किस्म से इमर्जेंस होता है 1930s और 40s में। उसी कैटेगरी में आते हैं हमारे जो सुकार्नो, इंडोनेशिया के लीडर सुकार्नो। अब सुकार्नो का जो पर्सनल बैकग्राउंड था, उनके मदर बैलिनीज हिंदू थी, उनके फादर मुस्लिम थे, और वो बचपन से अपने मदर के पास वो महाभारत की जो कहानी है वो सुनते थे, और उनके मन में कई एक क्रॉस कल्चरल किस्म की उनकी परवरिश हुई थी, और वो अपने मदर से महाभारत के अर्जुन, जिसको धनंजय भी कहते हैं, उनके साथ अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई करते थे, सुकर्णो। और धनंजय के साथ उनका बहुत एक किस्म का अटैचमेंट था। वो अपने आप को कर्ण नहीं, वो अर्जुन मानते थे। तो एक किस्म का एक होता है ना कि बचपन में जब मदर से या फिर ग्रैंड मदर से आप जो सुनते हैं उसका एक इम्पैक्ट आपके मन में साइकोलॉजिकली होता है। तो सुकर्णो पंचशील जो है वो महाभारत के पांडव से प्रेरित होकर ही उन्होंने उसको रखा था। अच्छा। हाँ, तो ये पीआरएस मनी ने अपने एक छोटी सी किताब लिखा था उन्होंने 1980s में, इंडोनेशियन रेवोल्यूशन के बारे में। उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि महाभारत वो बहुत पढ़ते थे, मतलब उस बचपन में जो उनको पढ़ने का मौका मिला था, तो उससे उनको इन्फ्लुएंस मतलब किस्म के इन्फ्लुएंस हुए थे वो। और वो जो पंचशील है, पंच पांडव का ही एक रूप है, और उसमें उनके प्रिंसिपल्स है डीकॉलोनाइजेशन, जैसे कि नेशनलिज्म और ह्यूमैनिज्म, ये सब प्रिंसिपल्स ये सुकार्नो के आइडियाज़ हैं, और ये उनके जो क्रॉस कल्चरल जो बचपन है या फिर बैकग्राउंड है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये आइडियाज़ फिर बाद में हमारी विदेश नीति में आते हैं, आप कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंडोनेशिया और इंडिया के साथ 1945 टू 1949 तक बहुत ही ज़्यादा करीबी संपर्क था। और क्योंकि ऐसा हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इंडोनेशिया में जापानीज़ गवर्नमेंट बना था, और उस वक्त सुकर्णो और जितने बाकी इंडोनेशियन लीडर्स थे वो जापानीज़ के साथ हाथ मिलाए थे। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, उनका जो क्रेडिबिलिटी है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जिसको कहेंगे, उसमें थोड़ा सा पतन हुआ, थोड़ा सा गिरावट हुआ था, जो कि नेहरू या फिर सरदार पटेल उन लोगों के साथ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली डीकॉलोनाइजेशन क्लेम किया और डीकॉलोनाइजेशन के लिए ही स्ट्रगल करते रहे। पर ना तो वो जापान के साथ हाथ मिलाए जैसे कि नेताजी ने किया था, वो एक किस्म की हिस्टोरिकल ब्लंडर भी कह सकते हैं कुछ लोगों के मुताबिक, और पर नेताजी जैसे बाहर चले गए थे, पर जो लोग देश में थे, प्रिजन में थे, वो लोग कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हुए। पर सुकार्नो इनकंसिस्टेंट हो गए थे, जब जापानीज़ के साथ हाथ मिला लिए थे। तो जब आज़ाद हुआ इंडोनेशिया, तो उस वक़्त उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम थी। तो उस वक़्त नेहरू और बाकी इंडियन लीडर्स ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। तो एज ए रिज़ल्ट वो काफ़ी ग्रेटफुल थे, काफ़ी एक तरह का थैंकफुलनेस था उनके एटीट्यूड में इंडिया के प्रति। और 45 से लेकर आखिर में फर्स्ट कंट्री जिसने इंडोनेशिया को रिकग्नाइज़ किया वो इंडिया था। और वो नेहरू जी ने कहा था पीआरएस मनी को प्रपोज करने के लिए, क्योंकि रिकग्निशन के लिए ज़रूरी है कि एक ख़ास कोई इंडिविजुअल, कोई सक्सेसफुल प्रोफेशनल को एक प्रपोज करने का मौका मिलता था। तो पीआरएस मनी ने प्रपोज किया था कि इंडोनेशिया को रिकग्निशन दीजिए। तो ये किस्म का हिस्टोरिकल मनी का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इंडिया और इंडोनेशिया के संबंधों में, और उनको बिल्कुल। और जैसे कि उस ज़माने में डीकॉलोनाइजेशन का जो मूवमेंट दौर जो चला, उसमें पीआरएस मनी का पर्सनल एक किस्म का काफ़ी एनर्जेटिक इंटरवेंशन रहा है उनको बहुत शुरुआत से। अब मैं कुछ और विदेश अपने ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स में आता हूँ। जो पहले दशक के डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं, मणि तो डायरेक्ट रिक्रूट नहीं है, उनमें 3 नाम बहुत प्रमुख रहते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं जी। ब्रजेश मिश्रा जो पहले अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनते हैं, जेएन दीक्षित जो दूसरे बनते हैं, और फिर के नटवर सिंह जो हमारे विदेश मंत्री भी बनते हैं। तो उस दशक में ऐसा क्या था कि वह इन स्टॉलवर्ड्स, इन डिप्लोमेट्स को जन्म दे रहा था? हमने अभी पीआरएस मनी का बात किया। पीआरएस मनी उस वक़्त मान लीजिए 35 या फिर लगभग 32 से 35 साल के थे जब वो ये काम कर रहे थे। इन कंपैरिजन ब्रजेश मिश्रा बिल्कुल ही कम उम्र के थे उस ज़माने में, जब वो 1950 में आए। 51 बैच के 51 बैच के हैं। तो जब वो आए तो मुश्किल से वो शायद 23 या 24 साल के थे। तो वैसे ही नटवर सिंह भी 22 साल के थे जब वो 1953 में आए। वैसे करके जिस अपने और पे कहा कि जेएन दीक्षित 1958 बैच के हैं वो। तो ये सब के सब बहुत यंगस्टर्स थे, बहुत यंग एज में वो डायरेक्ट रिक्रूट्स थे।
और सबसे ख़ास बात जो है, ये सबको याद रखना ज़रूरी है कि स्टॉलवर्ट वो बहुत बाद में बने, पर उनकी ट्रेनिंग उस ज़माने में बहुत ख़ास होती थी। एक तो ऐसा ट्रेनिंग था कि भाई आप जैसे कि आपको चुना गया, उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको हवाई जहाज़ में बिठाकर लंदन भेज देते थे। आप ऑक्सफोर्ड जाएंगे और कैम्ब्रिज जाएंगे, वहाँ पर आप 2 साल 1 साल रहेंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग होती थी। लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए अगर आपका फ्रेंच लैंग्वेज है तो आपको फ्रांस जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको 6 महीना या फिर 1 साल रहना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग होती थी, तो उसके लिए वापस इंडिया आते थे और आके कहीं भी तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश कहीं पर उनको लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए भेज देते थे। तो इतना एक्सटेंसिव जो उनका ट्रेनिंग था, 6 फेज़ ट्रेनिंग होता था, और उस ट्रेनिंग का मेरे ख्याल से एक इम्पैक्ट सारे उनके जो पूरे करियर के दौर में देखा जाता है। क्योंकि अगर आपकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग हुई है तो ही आप अच्छे योद्धा जा पाएंगे, बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसी ट्रेनिंग का एक रिफ्लेक्शन है कि ये बाद में भी मतलब इतने लाइफ लॉन्ग, मतलब 60 साल 70 साल तक ये काम किए और सक्सेसफुल रहे, हमेशा इवेंट्स के बीच में रहना। तो इसके लिए मेरे ख्याल से एक टेनेसिटी और एक ड्राइव की ज़रूरत है जो बहुत शुरुआती दौर में ही उनमें, और जो नेहरू भी दे रहे थे, और बिल्कुल पर्सनली करते थे वो। तो उनकी एक इंटरव्यू, यहाँ मैं एक बात थोड़ा सा इंटरवीन करूँगा मैं, चूँकि हमने इन 3 कद्दावर स्टॉलवर्ड्स की बात की, नेहरू की बात आती है, लैंग्वेज ट्रेनिंग की बात आती है। 1954 में, विच इज़ 54 में, सिर्फ 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे IFS में। इन 4 में से एक थी मीरा ईशरदास मलिक, अमंग द फर्स्ट डायरेक्ट विमेन रिक्रूट्स जी। इन्होंने चीनी भाषा चुनी थी, जो कि उस समय बहुत टफ मानी जाती थी, और चीन की जो पोस्टिंग है वो भी उस समय टफ थी, और वो चीन जाना चाहती थी। और जब वो नेहरू के पास गई तो उनके कुछ अच्छे अनुभव नहीं थे नेहरू के साथ, और बाद में हम ये भी जानते हैं कि उन्हें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस्तीफ़ा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय के सर्विस रूल कहा करते थे कि अगर कोई विमेन IFS शादी कर लेगी नौकरी में रहते हुए, उससे इस्तीफ़ा देने पड़ेगा। हमें ज़रा उस घटना के बारे में बताएं कि मीरा ईशरदास मलिक का नेहरू के साथ क्या संवाद था, और फिर उन्हें किन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में इस्तीफ़ा देना पड़ा। देखिए, उस ज़माने में जैसे कि साउथ ब्लॉक में सिर्फ एक ही फीमेल डिप्लोमेट काम करती थी, और उनका नाम था लीलामणि नायडू। तो ये मीरा ईशरदास मलिक, मुथम्मा डायरेक्ट रिक्रूट थी, उनका ट्रेनिंग चल रहा था उस दौरान, जैसे कि 2-3 साल का तो ट्रेनिंग चलता है। तो वो भी थी ना वहाँ, क्योंकि आपने कहा ना एक ही काम करते थे। हाँ, नहीं, पर उनका ट्रांसफर भी हो रहा था, पोस्टिंग्स वगैरह भी साउथ ब्लॉक में नहीं, साउथ ब्लॉक में, क्योंकि जो लीलामणि नायडू पूरा समय साउथ ब्लॉक में रही। उनके जो लगभग 10 साल, लीलामणि नायडू हम बताते हैं वो पहली फॉरेन ऑफिसर जी, पहली IFS ऑफिसर। तो इस दौरान जैसे कि एक कोशिश हुआ कि हम धीरे धीरे विमेन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को भी रिक्रूट करें। अब ये कहना आसान था, सोचना आसान था, पर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ जो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस की या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो प्रैक्टिसेस उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसमें से एक प्रैक्टिस ये था कि फ़ीमेल ऑफिसर्स को शादी नहीं करने देंगे। ये एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा गया था, बल्कि UK, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि वॉर चल रहा था। तो उस वक्त जैसे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट में वुमेन को, फीमेल्स को लिया जाता था, नर्सिंग के लिए फीमेल्स को लिया जाता था, क्योंकि उनको 24 घंटे ऑन कॉल रहना पड़ता था। तो एक किस्म का अनरिटन रूल बना दिया गया था कि अगर ऑन कॉल रहना है 24 घंटे में, मतलब कभी भी क्राइसिस हो सकता है, वॉर चल रहा है, तो आपको आना पड़ेगा। फैमिली होगी तो फीमेल्स नहीं आ सकते हैं, और सारे जो मेन हैं वो वॉर के लिए या फिर अलग अलग जो मतलब फ्रंट की ड्यूटीज़ है उसमें सबको डिप्लॉय किया गया। तो जो फीमेल्स हैं उनको ऑफिस जॉब्स के लिए या फिर उसके लिए जो रिक्रूट होता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उसको वो इन हाउस ऐसा एक रूल बना लिया गया था कि उनको शादी नहीं करना है। तो अब तो वॉर तो ख़त्म हो गया 45 में, पर प्रैक्टिस फिर भी चल रहा था, और वही इंडियन फॉरेन सर्विस में दिखाई देता है, क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस के रूल्स जो है वो अंग्रेज़ों ने ही बनाए थे, कि जो ट्रेवलियन थे उन्होंने बनाया था। तो इसी चलते जो जब मीरा सिन्हा भट्टाचार्य जी, जो बाद में मीरा सिन्हा भट्टाचार्य जी बनी, और पहले उनका नाम था मीरा ईशरदास मलिक, पंजाब से आई थी, उस तरफ के पंजाब से, और वो जब आए नेहरू जी से इंटरव्यू के लिए, तो नेहरू ने कहा कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट पोस्टिंग में जाना चाहती हो, चाइना जाना चाहती हो, कि चाइना तो बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे लाइफ। वो कहते थे इंग्लैंड चली जाओ। हाँ, बोले कि लंदन क्यों नहीं चली जाती। तो बोली कि ये डिसीजन मेरा है,
पर वो नेहरू सोचे कि इतनी छोटी सी बच्ची ये कहाँ से डिसीजन लेगी, बोलेगी तुम्हारी मदर क्या बोलेगी अगर तुम चली गई, कहीं मुझे स्टिक लेके तुम मारने के लिए डंडा लेके न मारने के लिए आ जाए। तो ये एक तरह का फीलिंग था कि नेहरू के अंदर भी कि जितना हम लोग कभी कभी सोचते हैं, नेहरू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर थे। हाँ ज़रूर उनमें बहुत लिबरल वैल्यूज़ थे, वो क्रिटिक्स के साथ बहुत खुल के डायलॉग करते थे, कई मामलों में सबसे ज़्यादा लिबरल थे अपने ज़माने के, पर कुछ मामलों में शायद वो कंजर्वेटिव भी थे। और वही जब मीरा ईशरदास मलिक के साथ मीटिंग हुआ, उसमें मीरा ईशरदास मलिक को लगा कि जो हम नेहरू के बारे में सोचते हैं शायद नेहरू कभी कभी ऐसे ना भी हो, शायद ऐसा लगता। तो मीरा ईशरदास मलिक बोली कि हमें बहुत अजीब लगा, ये तो हमें नहीं लगा था कि इतने इलिबरल होंगे, नेहरू ऐसे कहेंगे, पर है कि उनको लगा उस वक्त। बट बाद में उन्होंने जब जॉब छोड़ा तब उनको रूल को मानना पड़ा। शादी के बाद जब उनको जॉब छोड़ना पड़ा, उनके हस्बैंड थे सुमल सिन्हा, काफ़ी बड़े एक्सपर्ट थे चाइनीज़ लैंग्वेज के, शांति निकेतन से और ढाका मतलब जसोर में पढ़ाते थे। उनकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग हुई थी और वो उनका बड़ा लंबा डिप्लोमेटिक करियर भी रहा 1970s तक। पर मीरा ईशरदास मलिक का करियर 1961 में ही ख़त्म हो गया शादी के बाद। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि मीरा ईशरदास मलिक को नेहरू मना ज़रूर कर रहे थे कि चीन के बजाय लंदन चले जाओ, लेकिन वो मानी नहीं और वे गई इंग्लैंड, और वो चीन गई और चीन के एक्सपर्ट भी बनी वो आगे जाकर। बिल्कुल, और उनको फोरमोस्ट एक्सपर्ट्स में माना जाता है, क्योंकि 1960s में वो इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ सेटअप की बाकी और लोगों के साथ मिलकर, जैसे प्रोफेसर मनोरंजन मोहांती, प्रोफेसर पेट्रिशिया उबरॉय, इनके साथ हाथ मिलाकर मीरा ईशरदास मलिक ने ही इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ सेटअप किया था। और वो इंस्टीट्यूट आज आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फोरम है इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में डिस्कशंस के लिए। और उनका जो उस ज़माने में जो पैशन था कि भले उनको नौकरी ना करने दिया गया हो, पर वो चाइना के बारे में उनकी जो स्कॉलरशिप और डायलॉग्स थे वो अपने लेवल पे वो जारी रखे। जी। ये रूल कब खत्म हुआ, मैरिज वाला? ये रूल तो खैर मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं हुआ था, पर इसको धीरे धीरे डिसरिगार्ड कर दिया गया कि ये तो एक किस्म का अनरिटन रूल था ना। कि तो एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है किताब में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका हिंदीकरण किस तरह से होता है। जैसे हम जानते हैं कि उस समय 50 के दशक में कई सारे विभागों का हिंदीकरण हो रहा था, इसका भी हो रहा था। इसका नाम विदेश मंत्रालय कैसे पड़ता है और इसके भीतर कैसे कैसे विभिन्न चीज़ों का हिंदी अनुवाद शुरू होता है, तो ये ज़रा बताएं। हरवंश राय बच्चन कैसे आते हैं और कैसे इसका नाम बदलते हैं? देखिए, हम सबको पता है कि भारत की आज़ादी के बाद जब स्टेट्स फॉर्म करने लगे और जब स्टेट्स के लिए मूवमेंट होने लगे, उस वक्त लैंग्वेज का मुद्दा बहुत आगे बहुत ऊपर उठा, और उसी वक्त जब राष्ट्रभाषा है उसकी भी एक डिमांड और बढ़ने लगी। तो उस वक्त हिंदी का जो स्टैचर है और हिंदी को जैसे कि स्टेट के एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाना चाहिए, इसका भी डिमांड उठा। तो रघुवीरी हिंदी उस वक्त सबको शायद याद होगा आपके व्यूअर्स, रघुवीरी हिंदी मतलब थोड़ी जो क्लिष्ट हिंदी हुआ करती हाँ थी। जी, तो वो रघुवीरी हिंदी उस ज़माने में बहुत चलता था, पर नेहरू को रघुवीरी हिंदी उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। उनको फंक्शनल हिंदी चाहिए था उस ज़माने में, कि जो एक कन्वर्सेशनल हिंदी हो, जो सरकारी कामकाज को लोगों तक पहुंचा सके। और एक बहुत ज़्यादा उनके मन में एक आइडिया था कि जो डिप्लोमेसी के जो काम हैं वो जनता तक पहुंचाया जा सके, जनता को समझाया जा सके, वो एक्सेसिबल हो। तो इसी के लिए वो हरिवंश राय बच्चन को 1955 में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रिक्रूट किए थे। और हरिवंश राय बच्चन का पहले जो उनका असाइनमेंट्स थे उसमें ये था कि जो नए रिक्रूट्स आएंगे उनको अच्छी हिंदी सिखाना है। तो जैसे कि नॉन हिंदी बैकग्राउंड से लोग आते थे, ऑफिसर्स आते थे, उनको सिखाते थे। अब जैसे कि आपके ब्रजेश मिश्रा या फिर नटवर सिंह, जयन दीक्षित, इन सबको इन्होंने ही हिंदी सिखाया। हरिवंश राय बच्चन ने ही हिंदी सिखाया, क्योंकि वो लगभग 1965 तक IMEA में थे और 64 में नेहरू जी का देहांत होता है। तो उस दौरान वो काफ़ी एक्टिविस्ट
किस्म के हिंदी के एक्टिविस्ट बन गए थे मिनिस्ट्री के अंदर, और उन्होंने अपने रूल्स इम्पोज करना चाहा, पर बाद में जो ब्यूरोक्रेट्स थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने बहुत पुशबैक दिया और कहा कि जी आपको इनफ इज़ इनफ। लेकिन ये दिलचस्प है, कल्लोल के जो मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसका नाम विदेश मंत्रालय हरिवंश राय बच्चन का दिया हुआ है जी, उन्हीं ने चुना है जी। क्योंकि वही कि फंक्शनल, क्योंकि उनका सोच ये था कि हिंदी को दूसरे लैंग्वेज से लेना चाहिए शब्द, या फिर दूसरे लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंसेस लेना चाहिए, पर दूसरे लैंग्वेजेस के दबाव में नहीं आना चाहिए। वो ये उन्होंने कहा कि हिंदी मस्ट बोरो फ्रॉम फारसी और उर्दू और इवन अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस, पर है कि उसको लेडन नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर किसी दूसरे भाषा का दबाव नहीं होना चाहिए, कि हिंदी का अपना एक स्वरूप होना चाहिए। तो ये हरिवंश राय बच्चन मानते थे। एक आपकी किताब में बड़ा सुंदर किस्सा है कि कस्टम्स का अनुवाद, आप सुनाएंगे उससे या मैं सुनाऊंगा? आप सुनाइए। तो इन्होंने लिखा है, हिंदी थोड़ी मेरी बेहतर है, पढ़ के सुनाता हूं मैं, कि कस्टम्स के अनुवाद की बात हो रही थी, क्या हिंदी अनुवाद होना चाहिए। किसी ने कहा इसके हिंदी अनुवाद हो सीमा शुल्क, अच्छी बात है। फिर हुआ कि कस्टम्स हाउस की हिंदी क्या हो, किसी ने कहा इसका अनुवाद कर दिया जाए सीमा शुल्क सदन, ठीक है। अब आया कि कस्टम हाउस ऑफिसर का अनुवाद क्या हो, तब कहा किसी ने सीमा शुल्क सदन अधिकारी। इस बात पर रामधारी सिंह दिनकर ने टिप्पणी की कि यह जो पंक्ति है सीमा शुल्क सदन अधिकारी, यह तुलसीदास की चौपाई की तरह प्रतीत हो रही है। क्योंकि जो अगर किसी भी भाषा को बहुत ज़्यादा रूल बाउंड कर दिया जाए, अगर उसको बहुत कंजर्वेटिवली यूज़ किया जाए, तो वो शायद चौपाई बन जाएगा, वो ऑफिशियल भाषा, लेकिन उसमें राइम बनती है। हाँ बिल्कुल, राइम बन जाता है। तो वही है कि हरिवंश राय बच्चन, जहाँ तक मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उनका जो एटीट्यूड था कि सरकारी भाषा में या सरकारी कामकाज में हिंदी को अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें फंक्शनैलिटी बहुत और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होना ज़रूरी है। तो वही थोड़ा शायद उनके काम में रिफ्लेक्ट करता है। पर नेहरू के साथ उनके इस बारे में काफ़ी डिफरेंसेस थे, क्योंकि नेहरू हमेशा चाहते थे कि हिंदी जो है वो उर्दू के तरह थोड़ा बने, या फिर उर्दू वर्ड्स उसमें जैसे कि कुछ ज़्यादा हो, पर हरिवंश राय बच्चन ऐसा नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि हिंदू की अपनी आइडेंटिटी होगी, और हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो दूसरों से ज़रूर लेंगे, पर उसको अपना एक लय, अपना एक कैडेंस में उसको यूज़ करेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन का मेरे ख्याल से जो कंट्रीब्यूशन है वो आज भी आपको हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी देखने को मिलता है। एक और रोचक किस्सा है आपकी किताब में, आप हमें बताते हैं कि 1982 में 1982 में M.K. रसगोत्रा पहले विदेश सचिव बने जो कि IFS के डायरेक्ट रिक्रूट्स थे, यानी कि जो ICS या IPS वगैरह से नहीं आए थे 1982 में। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है, वहाँ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। 48 में CB मुथम्मा ने, जो कि महिला थी, वो भारतीय सिविल सेवा का एग्ज़ाम टॉप किया था, और वो स्वतंत्र भारत की पहली फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने वो एग्ज़ाम को टॉप किया था, और पहली फीमेल IFS ऑफिसर भी थी। मुथम्मा 78 में फॉरेन सेक्रेटरी बन सकती थी, लेकिन ग्लास सीलिंग ऐसी थी उस समय कि एक महिला अधिकारी के लिए बनना संभव नहीं था, और वह जब उन्हें पता चला कि उनकी सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके कहीं और जाया जा रहा है, वो इसके खिलाफ कोर्ट भी चली गई। हमें उस किस्से को बताएं कि CB मुथम्मा ने, जो भारत की पहली डायरेक्ट रिक्रूट फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं, उन्होंने वो क्या लड़ाई लड़ी थी अपने लिए। देखिए, CB मुथम्मा का जो कंट्रीब्यूशन है डिप्लोमेसी में जितना है, उससे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के अंदर जेंडर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए जो उनका स्ट्रगल था, उसमें और ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि आज अगर हमारे फॉरेन सर्विस में फीमेल्स ऑफिसर्स को हम बहुत देख सकते हैं, तो इसका एक जो क्रेडिट है CB मुथम्मा के लिए। आपने जिस दौर के बारे में कहा, जो 1978, उसमें और एक फैक्टर था जिसको भी हमें याद रखना चाहिए, वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
एक तरफ तो देश में इमरजेंसी सिर्फ ख़त्म हुआ था और एक सरकार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को बस उसी वक्त उसके ठीक पहले डिपोज किया गया था। इलेक्शन में हार गई थी इंदिरा गांधी, तो उस वक्त मोरारजी देसाई का सरकार था, उसके बाद चरण सिंह जी की सरकार बनी। तो उस वक्त पॉलिटिकल अपहीवल दिल्ली मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा था। तो इस दौरान मेरे ख्याल से इस केस को उस वक्त जितना पॉलिटिकल प्रायोरिटी मिलना चाहिए था, पॉलिटिकल लीडर्स से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो भी उनको नहीं मिला। तो ये एक इशू मुझे लगता है कि मुथम्मा के लड़ाई को हम लोगों ने बाद में क्रॉनिकल किया, बाद में बहुत उसके बारे में फील किया गया, पर उस वक्त जब उनकी लड़ाई की तभी के तभी सोल्यूशन या फिर रिड्रेसल चाहिए थे, उस वक्त उनको नहीं मिला। बहुत ही अकेली लड़ाई थी, बहुत ही लोनली स्ट्रगल था उनका। और उस ज़माने में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बड़े फेमस इंडिविजुअल्स जैसे अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे 78 में, पर उन लोगों ने भी कुछ खास अपना कोर्ट चली गई थी मुथम्मा। हाँ, कोर्ट जाना पड़ा था उनको, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा मदद सर्विंग ऑफिसर होते हुए तो है कि एक देखने को मिलता है कि उनका बहुत लोनली स्ट्रगल था उस ज़माने में। भले उनको बाद में बहुत रिस्पेक्ट मिला, आज हमारे विदेश मंत्रालय में एक खास हॉल सीबी मुथम्मा के नाम कर दिए गए हैं और उनके नाम पर ही वो हॉल मशहूर है, मुथम्मा हॉल वहाँ पर कहते हैं उसको, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बड़े मीटिंग्स होते हैं। पर उनके रहते हुए जिस वक्त उनको जस्टिस मिलना चाहिए था, उस वक्त उनको जस्टिस नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि उन्होंने एक शुरुआत किया, उन्होंने एक अपना रोल प्ले किया और उन्होंने पूरे एक अपने आने वाले जो जनरेशन से उनको एक उम्मीद की किरण दिखाया। तो मुझे लगता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक अलग किस्म का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ उसको डिप्लोमेसी के दायरे में नहीं देखना चाहिए। आप बड़ी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उनके योगदान को डिप्लोमेटिक उसमें नहीं देखा जा सकता केवल। मुझे याद आ रहा है निरुपमा मेनन राव जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी बनी, वो उस समय बहुत यंग ऑफिसर थी जी। और उन्होंने बाद में जाकर लिखा था कि जिस तरह से मुथम्मा लड़ाई लड़ रही थी अपनी, उससे हम यंग विमेन ऑफिसर्स को बहुत प्रेरणा इंस्पिरेशन मिलती थी। हम देख रहे थे जो मेल बैस्टियन है, जो गढ़ है, जो किस तरह से ध्वस्त हो रहा था, कैसे वो उस पर चोटें मार रही थी नियमित रूप से। हाँ, ये तो खैर उस वक्त इंदिरा गांधी थी, तो ये भी तो सोचने वाली बात है कि जब भारत के पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी भी उस वक्त थी, भले वो सरकार में ना रही हो उस वक्त, पर ये एक बहुत बड़ा आयरनी है कि जहाँ पर इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर इंडिया के फीमेल रहे और उसके बावजूद आप देखिए मुथम्मा को जस्टिस नहीं मिला। और छोटे या फिर यंग जो जूनियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स जैसे निरुपमा मेनन, निरुपमा राव, उन्होंने जैसे लिखा। पर मुझे लगता है कि ऐसे जो बैटल्स होते हैं ये कभी कलेक्टिवली नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्ट्रगल्स ही होते हैं। और क्योंकि आप सरकार में रहते हुए काम कर रहे हैं, सरकार के बाहर जाकर आप नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको सरकार के अंदर रह के अगर ये स्ट्रगल करना है, केस फाइल करना है, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके जो कॉलीग्स हैं वो कभी भी आपके खुलकर समर्थन नहीं करेंगे। भले वो साइलेंटली आपको समर्थन करे, भले वो आपको कॉन्फिडेंशियली आपको शायद एक चिट्ठी लिखे या फिर मेल लिखे या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए आपको सपोर्ट करें, पर ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई इनजस्टिस होता है और आप एक सरकारी ऑफिसर होकर उसको कोर्ट ले जाते हैं। तो बहुत कम केसेस में ऐसे देखने को मिलता है जो बाकी ऑफिसर्स आपके साथ आते हैं। हाँ, ज़रूर मॉरल सपोर्ट आपको मिलता है। एक ऐसा केस और हुआ था जब राजीव गांधी जी ने फॉरेन सेक्रेटरी AP वेंकटेश्वरन को सैक किया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक सैकिंग हुआ था उनका। पर उस वक्त फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स जो बहुत यंग फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स थे, उन्होंने खुल के एक रेयर ओकेजन था, वो खुल के उनका समर्थन किया था कि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर मुथम्मा के समय में हमको ऐसा इतना देखने को नहीं मिला। थैंक यू सो मच कल्लोल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने इस बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर चर्चा की आज कि शुरुआती 10 वर्षों में आज़ादी के बाद जो हमारे फॉरेन सर्विस से जो नए रिक्रूट्स आए, उन्होंने न सिर्फ उन 10 वर्षों में बल्कि आगामी 50, 60, 70 वर्ष तक किस तरह से हमारी विदेश नीति को, हमारी विदेश सेवा को क्या आकार दिए, किस तरह से उसे गढ़ा। हमने उसके कई सारे किरदारों पर आज बात की, CB मुथम्मा, ब्रिजेश मिश्रा, नाम्बियार, इसके अलावा बहुत सारे किरदार रह गए हैं
तो मुझे उम्मीद है कि आप विदेश नीति के, भारतीय विदेश नीति के इस अध्याय के पास आप लौटेंगे और भारतीय विदेश नीति को गढ़ता हुआ देखेंगे।